एफएफआर और आईओएस के द्वारा हम ये एग्जैक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस लीजन को ट्रीट करना और किसको नहीं करना। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँ, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉक है ये, कि हार्ट का फंक्शन अगर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, लाइक से लेस देन 35% अगर किसी का हार्ट है, किसी का उससे भी कम रिड्यूस होकर के 25%, 20% या 15% हार्ट डैमेज हो, मतलब हार्ट डैमेज होकर के 15% उसकी कैपेसिटी रह गई है, ऐसे केसेस में सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे केसेस में जनरली ऐसे केसेस में बैठे बैठे ही पेशेंट की सडन डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कई बार पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो एंजियोप्लास्टी करवा ली, हमने बाईपास करवा ली, फिर ये केसेस कैसे हो गए। इन केसेस होने के चांसेस आपका हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी, जिनको हम सिंपल टर्म में एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लेस देन 35%, 20%, 15% होते जाते हैं तो उतना ही रिस्क सडन कार्डियक डेथ होने के बढ़ जाते हैं, और ट्रीटमेंट होने के बाद में भी हम उस रिस्क को ज़ीरो लेवल पे कभी भी नहीं ला सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, चाहे एंजियोप्लास्टी हो चाहे बाईपास सर्जरी हो, बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे देखा है, उनको ये लगता है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद में हमें मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। मेडिकेशंस कंटिन्यू रखना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। कुछ मेडिकेशंस और भी बहुत अच्छी मार्केट में आई हैं जिनको हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अगेन मिथ्स होता है कि हार्ट अटैक के बाद में एक्सरसाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली मैक्सिमम केसेस में जिनका हार्ट का फंक्शन अच्छा होता है, या एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद में जिनका हार्ट इम्प्रूव कर गया, वो अपनी रूटीन की फिजिकल एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको करना भी चाहिए। बट ये सारे जो फिजिकल एक्टिविटी है एटलीस्ट डॉक्टर की सुपरवाइज्ड सलाह के साथ में करना चाहिए। जिनका हार्ट वीक हो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन और सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम। 15-20% वाले केसेस भी आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, और उनको जस्ट मेडिकेशंस कंटिन्यू करना है, उनको थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस रखने हैं अपने लाइफ स्टाइल में। डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, मेडिकेशन, ये तीन चीज़ें, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, मेडिकेशंस एंड एक्सरसाइज, सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और मिथ्स इसके बारे में है, लाइक कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 6 साल पहले एक एंजियोप्लास्टी कराई थी, 10 साल पहले बाईपास कराई थी, ये तो फिर दोबारा से प्रॉब्लम आ गई है। रिमेंबर, ये डिजीज़ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपकी एक आर्टरी में अगर आज एंजियोप्लास्टी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दूसरी या तीसरी नाड़ी उस पहली वाली नाड़ी की एंजियोप्लास्टी की वजह से प्रोटेक्टेड है। तो आपको कल को अगर 5 साल बाद में, 10 साल बाद में कोई सिम्टम्स अगर डेवलप होते हैं, तो उस बाईपास ग्राफ्ट में या एंजियोप्लास्टी में स्टेंट जो लगा उसके अंदर भी प्रॉब्लम आने की संभावना हो सकती है, या दूसरी किसी और जगह भी दोबारा ब्लॉक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेंट में जनरली हम बोलते हैं कि 3 to 5% चांसेस होते हैं दोबारा ब्लॉक आने के विद इन 1 ईयर मेडिकेटेड स्टेंट्स के अंदर। नॉन मेडिकेटेड स्टेंट जो कि बहुत कम यूज़ में आते हैं आजकल, उनमें थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह से बाईपास सर्जरी के जो ग्राफ्ट होते हैं, ऑलमोस्ट 50% ग्राफ्ट्स 5 ईयर्स के अंदर बंद हो जाते हैं। वीनस ग्राफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आर्टेरियल ग्राफ्ट अच्छे चलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। शुरुआत के टाइम पे मैंने बताया था कि एज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सारे जो फैक्टर डिसाइड होते हैं वो एज से होते हैं। आज अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है, किसी को हाइपरटेंशन हो गया है, अगर किसी को यंग एज में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो वो अपनी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज्ड होएगा। कोई यंग एज में अगर डायबिटिक हो गया, से उसको 30 ईयर की एज में डायबिटीज़ हो गई, तो उसको अगर वो 80 ईयर्स तक उसकी लाइफ है माने, तो 50 ईयर्स तक उसको डायबिटीज़ के साथ में रहना है। इसके अपोजिट अगर किसी को 60 ईयर पे जाकर के डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है, तो उसको अपनी रेस्ट ऑफ 20 ईयर्स ऑफ लाइफ डायबिटीज़ के साथ में स्पेंड करना है। और जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, जितनी ज़्यादा डिजीज़ होती है,
जितने टाइम तक रहती है, जितने लंबे टाइम तक रहती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि आपको जो भी प्रिकॉशंस रखने हैं, जो भी लाइफ स्टाइल अडेप्ट करनी है, वो एटलीस्ट यंग एज से ही शुरू हो जाना चाहिए, रादर कि आप बीमारी होने के बाद में कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम अडेप्ट करें, अपनी डाइट को चेंज करें। अगर आप 20-25 ईयर्स की एज के बाद से ही अपने रूटीन के टेस्ट करवाएं, लाइक लिपिड प्रोफाइल आपको 20 साल की एज में एक बार जरूर से जरूर करवा लेना चाहिए। उसके बाद में हर 5 साल में, अगर नॉर्मल है, फर्स्ट लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, तो हर 5 साल की एज तक, 40 ईयर्स की एज तक लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना चाहिए। सारी चीज़ें जो अगर आप एज में एक्सरसाइज और देंगे के चांसेस अगर होंगे तो भी हम काफ़ी हद तक उसको डिले कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल, ओवरवेट है और गई है, अगर वो अपना वेट रिड्यूस कर लेता है, उसको मेडिकेशंस की ज़रूरत भी ना पड़े, ऐसा पॉसिबल है। या अगर उसको मोटापे के साथ में 4 दवाई की ज़रूरत पड़ती थी, तो हो सकता है वेट लॉस के बाद में उसको सिर्फ 2 मेडिकेशंस की ही ज़रूरत पड़े। बट ये सारा सब अपने आप से नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक के बाद में कई बार हार्ट जब बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो सडन कार्डियक डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने बताया था। उसके प्रिवेंशन के लिए भी आजकल डिवाइसेस बोलते हैं, आईसीडी डिवाइस थोड़ा सा कॉस्टली जरूर, बट एटलीस्ट उससे बचे रहते हैं। तो जो सडन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है कि जैसे जीत करके आए हैं, अदरवाइज वो डेथ हो गई हो। फॉर्चुनेट होते हैं कि उनको वो सारे एपिसोड जो एरिथमिया के या दिल की धड़कन इरेगुलर होने के चांसेस जो होते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं। वहाँ भी डीसी शॉक, और एक कॉमन लैंग्वेज में हम जो कहते हैं कि बिजली का झटका दिया था, वो डीसी शॉक लगा करके उनकी जान को बचा लिया जाता है। बट अगर ये एपिसोड मार्केट में हो, किसी ऐसी जगह पे जहाँ की मेडिकल फैसिलिटी नहीं हो, ये आपकी ज़िंदगी के लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसे कंडीशन में अगर आईसीडी इम्प्लांटेशन करवाते हैं तो उससे आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। आईसीडी से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, बट आपको सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। वो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। कुछ और डिवाइसेस आ गई हैं जो कि जिनको हम कॉम्बो डिवाइस या सीआरटीडी बोलते हैं। अगर जिनका हार्ट बहुत वीक है और ईसीजी के जो फीचर हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि उनको इन डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए, तो उससे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बढ़ने के काफ़ी चांसेस होते हैं। हमने आज काफ़ी डिस्कस किया हार्ट अटैक और इससे संबंधित जो सिम्टम्स हैं, इससे संबंधित जो जानकारी है, इन्वेस्टिगेशंस है, ट्रीटमेंट है, सडन कार्डियक डेथ है, इलाज के बाद में भी सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। एक मिथ्स है, लोगों में एक भ्रांति है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। एंजियोप्लास्टी या बाईपास में भी 1% रिस्क ऐसा होता है कि स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो जाए, जो कि किसी को भी हो सकता है। उसमें किसी डॉक्टर या किसी पेशेंट की कोई गलती नहीं है। 1% रिस्क एक फिगर है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जहाँ पे कि ट्रायल्स के बेस पे इस तरह के केसेस आए हैं और उसमें इस तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट अगर सक्सेसफुल 100% होता तो शायद कोई डॉक्टर नहीं मरा होता। इस तरह से हम सिर्फ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्मोकिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, खासकर यंग पेशेंट्स, यंग पर्सन्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिसको हम ज़ीरो लेवल पे ला सकते हैं। मैं अपने हर टॉक के अंदर स्मोकिंग के ऊपर पर्टिकुलर एम्फेसिस देता हूँ। रीज़न कि स्मोकिंग स्टॉप करने से, स्मोकिंग को प्रिवेंट करने से ना सिर्फ हम अपने हार्ट को बचाते हैं, बल्कि हम
लंग डैमेज होने से बचाते हैं, लंग कैंसर होने से बचाते हैं, ओरल कैंसर होने से बचाते हैं, स्ट्रोक आने से बचाते हैं, इसी तरह से कई बार किडनी यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होने से बचाते हैं, और हम अपने पाँव की नाड़ियों में ब्लॉक होने के चांसेस को भी कम करते हैं। दो इम्पॉर्टेंट, एक हम बीमारी से बचते हैं, सेकंड चीज़ हम दूसरे जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको बचाते हैं, और थर्ड थिंग मॉनेटरी प्रॉफिट। हम स्मोकिंग को अगर स्टॉप करेंगे तो जो स्मोकिंग में खर्चा आता है उससे भी बचाएंगे। जितने भी मेरे पास में जनरली केसेस आते हैं यंग एमआई के, इनमें ऑलमोस्ट 70-80% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि स्मोकिंग या टोबैको यूज़, जर्दा खाना भी उसी के अंदर एक आ गया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जर्दा खाने की जो आदत है उसमें भी टोबैको जनरली अंदर चला जाता है, और कई लोग ये कहते हैं कि मैं अंदर नहीं निगलता हूँ जर्दे को, जस्ट जीप यहाँ पे होठों के बीच में रख करके थूक देता हूँ। उनको ये समझना चाहिए कि जो टोबैको है जो सलाइवा के साथ में निकलता है वो कई बार ओरल म्यूकोजा बक्कल कैविटी से एब्जॉर्ब होकर के अंदर चला जाता है। जैसे हम हार्ट पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जीभ के नीचे गोली रख लीजिएगा अगर कभी आपको सिम्टम्स होते हैं, या हार्ट अटैक वाले मरीज के लिए हम कहते हैं कि भी डिस्प्रिन को निगलो नहीं, चबा करके मुंह में रखो, ताकि वो मुंह की जो म्यूकोजा है उससे ही एब्जॉर्ब हो जाए, फास्ट एक्शन आए। तो जो देखा होगा आपने टोबैको यूज़र्स हैं वो दांत और होठों के बीच में टोबैको या जर्दे को रख लेते हैं, वो अंदर नहीं लेते हैं बट थूक देते हैं, बट मैक्सिमम पार्ट यहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है और वो बॉडी को नुकसान करता है। तो मेरी एटलीस्ट जो यंग जनरेशन है उनसे मेरी अपील है कि टोबैको यूज़ को जितना रेस्ट्रिक्ट कर सकें करना चाहिए। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हैं तो आप इस फेसबुक पेज पे या डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पे जा करके और अपनी क्वेरीज वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या डायरेक्टली मुझसे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।